आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। क्राइम की दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर एक श्री कृष्ण जी एयरफोर्स में अकाउंट्स का काम किया करते थे, जो रहते थे पालम में। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसके पास में एक जगह है पालम, वहाँ पर उनकी रिहाइश थी। रोज़ की तरह वो सुबह को दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से वापस अपने जब शाम को थके हारे आते हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक एक इतना होता है कि उस ट्रैफिक में ही आदमी आधे से ज़्यादा तो ट्रैफिक में ही थक जाता है। खैर वो घर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो थोड़ा वो हैरान होते हैं कि घर का गेट खुला हुआ था, क्योंकि अमूमन वो जब भी घर जाते थे पहले बैल बजाते थे, फिर उनकी पत्नी बबीता गेट खोलती थी, उसके बाद वो अंदर जाते थे। वैसे भी दिल्ली में गेट हमेशा सबके बंद ही रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके गेट खुले हुए मिलेंगे। तो उनको वो चौंकते हैं कि गेट खुला हुआ कैसे है। अब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाकर बेडरूम में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं तो एकदम वो सन्न रह जाते हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी बबीता की, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी हुई थी। और वो देखकर एकदम चौंकते हैं। अचानक उनको अपने बेटे की याद आती है कि बेटा कहाँ है, और एकदम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चारों तरफ घर के कमरों में देखते हैं, दूसरे कमरे की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनका एक 27 साल का लड़का, उसकी भी लाश इसी तरह खून से लथपथ पड़ी हुई है। अब वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जो आवाज़ पड़ोसी तक जाती है। पड़ोसी उनके पास आते हैं और वो देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं कि 2 लाश पड़ी हुई है घर में। एक तरीके से श्री कृष्ण जी की पूरी दुनिया ही लुट जाती है। अब कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, क्राइम सीन चेक किया जाता है। वहाँ पर दोनों लाश, जो उनकी बबीता थी 55 साल की, उनकी, श्री कृष्ण स्वरूप जी की, और उनके बेटे की 27 साल की दोनों की लाश थी। पुलिस आनन-फानन में जाती है, क्राइम सीन को चेक करती है और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार होता है और इधर पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। तो पहली नज़र में वो लूट-पाट का मामला नज़र आता है, क्योंकि सामान सारा बिखरा हुआ था। जो उनकी सेफ थी, अलमारियाँ थीं, कपड़े थे, सब इधर-उधर बिखरे हुए थे। पहली नज़र में लग रहा था कि कोई घर पे चोर आए हैं, लुटेरे आए हैं, और उन्होंने आकर सामान चुराने की कोशिश की होगी और बबीता जी की ने देख लिया होगा या उनकी आँख खुली होंगी, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, चोरों ने भागने के लिए, बबीता जी को रास्ते से हटाने के लिए उनका कत्ल कर दिया होगा। आवाज़ सुनकर बेटा आया होगा, उन्होंने बेटे को भी मार दिया और चोर भाग गए होंगे। यही पहली नज़र में पुलिस को लगता है। लेकिन 1-2 चीज़ ऐसी होती हैं जो जो पुलिस के आला अधिकारी को वो समझ में नहीं आती, जो थोड़ा-सा वो चौंकते हैं उससे। पहली चीज़ उसमें ये होती है कि जो सीसीटीवी जो उनके घर पर लगे हुए थे, तो जो सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है, वो डीवीआर वहाँ से गायब होता है। अब जो नॉर्मली जो चोरी करते हैं, उनको इतना उनको सोच नहीं होती, इतनी उनको समझ नहीं होती कि वो डीवीआर को ले जाएँ, क्योंकि अगर चोर जो स्मार्ट तरीके से भी चोरी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना मुँह ढक लेगा, और भी ज़्यादा स्मार्ट होगा तो कैमरों के ऊपर कपड़ा लगा देगा या कोई कलर लगा देगा जिससे उसका फुटेज ना आए। लेकिन क्योंकि डीवीआर उस जगह पर नहीं होता जहाँ पर कैमरे फिटेड होते हैं, डीवीआर किसी भी कंपनी में हो, किसी भी घर में हो, उसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर चोर के हाथ ना पहुँच सके। इसलिए डीवीआर को एक सुरक्षित स्थान पर लगाया जाता है, घर के अंदर हो सकता, और बहुत से तो उसको लॉक में भी रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो डीवीआर उस सुरक्षित स्थान से गायब मिलता है पुलिस को, तो पुलिस थोड़ा सोचती है कि नॉर्मली चोर इस तरह से नहीं करता। दूसरी जो पुलिस को एक चीज़ चौंकाती है, वो ये थी कि किसी भारी चीज़ से, जो जिम करते हैं, जो डंपल होता है, वो सर पर मारा गया था। क्योंकि चोर जब चोरी करने आता है तो उसके पास और कुछ ना हो, कम से कम एक छोटा-मोटा चाकू ज़रूर होता है, और वो चाकू से ही घायल करके भागने की कोशिश करता है। अब ऐसा होता नहीं है कि नॉर्मली के चोर बिल्कुल खाली हाथ घर में आ रहा है और चोरी कर कर जा रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए या डराने के लिए एक चाकू रखता है, और अगर
कोई उसको पकड़ता है या किसी की आँख खुल जाती है, तो वो चाकू से उस पर हमला करता है और या चाकू से दिखा के डराता है और वो भाग जाता है। ये 2 चीज़ जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको लगता है कि ये लूट-पाट का मामला नहीं है, क्योंकि लूट जो चोर है, एक तो डीवीआर नहीं लेके जाएगा, दूसरा डंपर से जो है वो मर्डर नहीं करेगा। और वहाँ से ऐसी कोई ख़ास चीज़ चोरी भी नहीं होती, सिर्फ़ सामान फैला हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ बहुत बड़ी चीज़ चोरी हुई हो। खैर, अगले दिन पोस्टमार्टम से उनकी बॉडी आ जाती है और रामकृष्ण स्वरूप जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनके सब रिश्तेदार आते हैं, आस-पड़ोस के सब लोग आते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है, क्राइम सीन को चेक किया जाता है, पुलिस उस अपनी पूरी ताकत से अपनी जाँच में जुट जाती है। अब पुलिस के पास जो सबसे मेन हथियार है, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, लास्ट कॉल किसकी थी, ये चेक करी जाती है। और एक दूसरी होती है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि पहले जब मोबाइल नहीं थे, जब क्राइम होते थे, थोड़ा उनको सुलझाने में दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद मोबाइल आ गए, तो मोबाइल के बाद लास्ट कॉल, सारा डंप डाटा, बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस अधिकारी हैं वो निकालते हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज़, फिर एक सीसीटीवी कैमरा, तो भी उनकी हेल्प हुई उससे। लेकिन यहाँ पर जो जो कातिल था वो डीवीआर ले गया था, लेकिन पुलिस को लगा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ का डीवीआर ले गया, लेकिन अब तो जो रास्ते हैं 90% लोग अपने घरों के आगे सीसीटीवी लगा कर रखते ही है, दुकानों में लगे होते हैं, बहुत से अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है तो उसके लिए सीसीटीवी लगाया हुआ है। तो पुलिस ने दूसरों के जो सीसीटीवी थे, जो रास्ते के थे, वो चेक करने शुरू कर दिए। पुलिस चेक करती है और पूरी बारीकी से करती है, लेकिन उसमें भी कोई सुराग पुलिस को नज़र नहीं आता। एक-एक करके बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, सबके घरों के देखे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जो एक बिल्कुल मोड़ पर लगा हुआ था, उस कातिल का चेहरा आता है। 4 सेकंड की फुटेज मिलती है पुलिस को। उसमें उसने गमछा पहना हुआ है मुँह पर और हाथ में उसके कुछ है। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो डीवीआर ही होगा जो घर से वो ले गया है, और पूरा उसने मुँह कवर कर किया हुआ है। और वो उसमें भी इसलिए आ गया क्योंकि उसे उस कैमरे का पता नहीं था, क्योंकि वो जैसे जहाँ-जहाँ से निकला, वो पूरे जो भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनको बचाते हुए निकला। तो पुलिस का वहाँ पर भी एक नया डाउट होता है। पुलिस को लगता है कि ज़रूर ये या तो आस-पास का ही है या कोई पक्का जानकार है, क्योंकि जो बाहर का होगा, चोर लुटेरा होगा, वो सीधा चोरी करेगा और सीधा भागेगा, अपने मुँह को कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर मुँह तो कवर उसने किया ही है, बाकी उन रास्तों को भी अवॉइड किया है जहाँ पर सीसीटीवी सामने से लगे हुए थे। लेकिन किस्मत से एक सीसीटीवी फुटेज में वो आया, पुलिस ने उसकी फुटेज निकाली और उसका प्रिंट आउट निकाला, वहाँ के लोगों को दिखाया, रामकृष्ण स्वरूप जी को भी दिखाया कि क्या आप इसको जानते हो, जो तो या ये कहीं यहाँ आस-पास किसी के पास रहता हो। सब पड़ोसियों को दिखा, सब पड़ोसियों ने कहा कि ये आदमी यहाँ पर नहीं रहता है। जो कपड़े थे उनसे अंदाज़ा लगाया, लेकिन सब कहते हैं कि ये आदमी यहाँ पर नहीं रहता है। अब पुलिस को लगता है कि अगर ये जा रहा है तो ज़रूर ये कोई, इसके पास कोई बाइक होगी या गाड़ी होगी, ये बैठा होगा। तो पुलिस ने अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि अब इसको, जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से निकली हैं, जो रास्ते पर ऊपर चढ़ी हैं, उन गाड़ियों को चेक किया जाए, किसी गाड़ी में तो ये गया ही होगा। अब पुलिस उसकी फुटेज निकालती है और वो उनको चेक करती है, और चेक करते-करते वो जिसकी भी गाड़ी होती है उसका पता करती है किसकी है और उसको फ़ोन करती है, तो वो कन्फर्म हो जाता है वो सारी जो कारें निकली हैं वहाँ से, जो बाइकें निकली हैं, वो वहीं के रहने वालों की हैं, या फिर उसका पक्का कारण है जो वो बंदा वहाँ से गया है। अब पुलिस का दिमाग और इसमें ख़राब होता है कि अब ये बंदा गया भी पैदल है और उसकी कोई गाड़ी भी नहीं है, आस-पास का भी नहीं है, तो इसने ज़रूर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया होगा। अगर इसके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है, इसने या तो रिक्शा पकड़ा होगा कोई, या ऑटो लिया होगा, या कोई कैब करी होगी। तो पुलिस अब ज़ीरो इन से शुरू करती है और वो सोचती है कि अब इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खंगाला जाए। तो जितने भी वहाँ चौक पर रिक्शे वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, उन सब से पूछताछ करी जाती है और वो फ़ोटो दिखाया जाता है, और वहाँ चेक किया जाता है कि कितनी वहाँ से कैब गुज़री हैं,
कितने यहाँ पे जो ओला की बाइक चल रही हैं या कारें हैं या ऑटो हैं, वो चेक करा जाता है। पुलिस बहुत मेहनत इसमें करती है, बहुत टाइम लगाती है, पूरी दिल से इसके अंदर मेहनत पुलिस की होती है। किसी तरह की पुलिस इसमें कोई लापरवाही नहीं करती। अब सबको चेक करती है, जो जितने भी ऑटो वाले होते हैं उनको फ़ोटो दिखाया जाता है। एक बैटरी रिक्शे वाला पुलिस को कुछ बात बताता है। वो कहता है कि एक बंदा आया तो था, उसने मुँह पर अपने गमछा लगाया हुआ था और उसको मैंने मेट्रो स्टेशन छोड़ा था। तो पुलिस कहती है आपको क्या उसमें अजीब लगा, मतलब आपने उसी का नाम क्यों लिया, ऐसा क्यों है कि आपको उस पर डाउट हुआ? तो पुलिस सॉरी रिक्शे वाला कहता है कि उसने मुँह से अपने गमछे को पूरे ढका हुआ था, गमछे को मुँह से ढका हुआ था और उसके मुँह पर खून लगा हुआ था। जो खून की कुछ छींटें थी, उसके वो कपड़ों पर उसके लगा हुआ था। मैंने उनको पूछा था क्या आपके हाथ में चोट लग गई है, मतलब ये ब्लड कैसे आ रहा है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और उसने मुझसे कहा कि मुझे पालम छोड़ दो। और मैं गया, हम गए और हमने पालम छोड़ दिया उसको और वो चला गया। मैंने उसको रोड पे ही छोड़ा, कहीं घर पे नहीं छोड़ा उसको, वो चला गया। मुझे पता नहीं वो किधर गया। अब पुलिस वापस फिर वहीं खड़ी पाती है अपने आप को, सोचती है कि तो फिर बात वहीं के वहीं आ गई। तो अचानक रिक्शे वाले के कुछ याद आता है। रिक्शे वाला कहता है कि सर एक बात है जो शायद आपके काम की हो या ना हो, कि जहाँ से मैंने उसको लिया था वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है, उसका जो मेरा किराया बना था 30 रुपये बना था। तो उसने मुझे 30 रुपये कैश दिए, लेकिन उसमें एक 10 का नोट था। वो 10 का नोट जहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं, नोट के नंबर, वो नंबर उसके पास से फटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि ये नहीं चलेगा, आप मुझे दूसरा नोट दे दीजिए। उसने कहा कि मेरे पास दूसरा नोट है नहीं, ना मेरे पास चेंज है, मेरे पास यही 30 रुपये हैं, मैंने आपको दे दिए। तो मैंने उससे कहा कि ये नहीं चलेगा और मैं इसको नहीं लूँगा और आपको मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 30 रुपये किराए पर 10 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं मैं नहीं दे सकता। 1-2 रुपये की बात होती तो चलो कोई बात नहीं। उसने कहा कि मुझे 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे और ये नोट मैं नहीं लूँगा। अब रिक्शा वाला बताता है कि उसने कुछ ज़्यादा ऐसी बहस करी नहीं। उसने कहा कि आप पेटीएम लेते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर बताया और उसने मुझे 30 रुपये पेटीएम कर दिए। अब ये सुनते ही पुलिस की आंखें चमक जाती हैं, उसकी बाँछें खिल जाती हैं कि ये तो काम बढ़िया हो गया। क्योंकि जब पेमेंट आदमी पेटीएम से या यूपीआई से किसी चीज़ से करता है, तो उसका मोबाइल नंबर या उसका जो यूपीआई आईडी होता है, वो दूसरे के पास पहुंच जाता है और उसको नॉर्मली पुलिस तो बड़े आराम से उसको निकाल सकती है। अब पुलिस उससे वो जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है उसमें चेक करती है और वहाँ पर उसको लेती है और अपना चेक कराती है। तो पता चलता है कि कोई अभिषेक नाम का बंदा है जिसने ये 30 रुपये दिए हैं। पुलिस उसको फ़ोन नहीं करती और सीधा उसके घर जाती है और वहाँ पर वो मिलता है और उसको उठाकर थाने लाती है। अब जैसे ही पुलिस उसको थाने लेकर आती है तो पुलिस खुद चौंक जाती है उसको देखकर, क्योंकि वो था कि रोज़ थाने आ रहा था, श्री रामकृष्ण स्वरूप जी के साथ रोज़ थाने आ रहा था। पुलिस पर दबाव भी बना रहा था कि कातिल को पकड़ो, कातिल कहाँ है। और जो अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पर भी था। दरअसल वो श्री कृष्ण स्वरूप जी की बहन का लड़का था, तो बिल्कुल ख़ास रिश्तेदार था। वो बहन का लड़का था और वो पत्नी थी। तो दरअसल फिर वजह पूछी जाती है कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो बताता है कि मेरी बहन की शादी हुई थी और मैंने उस शादी में 50,000 रुपये अपनी बुआ से उधार लिए थे और कहा था कि कुछ दिन में मैं लौटा दूंगा। लेकिन बीच में काम की तंगी आ गई, नौकरी चली गई और उसमें मेरा हाथ टाइट हो गया और मैं वो 50,000 रुपये अपनी बुआ को वापस नहीं दे पाया। लेकिन मेरा आना जाना बराबर लगा हुआ था, मैं मिलता जुलता था, ऐसा नहीं मैं मुँह छुपा के बैठ गया। लेकिन बुआ बार बार मुझे पैसे के लिए, एक तो टोका जाता है तो मेरे पैसे दो, लेकिन वो जलील करती थी एक तरीके से। उनका मांगने का तरीका कुछ ऐसा था, हर्ट करने वाला था। तो पता था कि मैं ऐसे ही घर पे गया हुआ था और जो उनकी बुआ का लड़का था 27 साल का, श्री कृष्ण स्वरूप का, मैं और वो दोनों हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। हमने फिल्म देखी, सब कुछ ठीक था, माहौल सही बना हुआ था, हम पिक्चर देख रहे थे। इसी बीच बुआ ने मुझे पैसे के लिए जलील करना शुरू कर दिया।
अब वो पीछे से बोल रही थी, चिल्ला रही थी और मुझे उल्टा सीधा कह रही थी कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। कि अचानक मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि कोई 50,000 की इतनी बड़ी बात थी नहीं। भाई मामू से उसने लिए थे अपने, तो उनकी बहन का लड़का था, सॉरी। वो तो उसको 50,000 रुपये की इतनी बड़ी बात थी नहीं, वो दे देता। और वो कह भी रहा था मैं दे दूंगा, लेकिन वो उनको रोज जलील, उसको जब भी वो जाता वो जलील करती थी। उसको बहुत तेज गुस्सा आया और उसने, वो उनके पास जाता है और वहाँ पर एक डंपर रखा हुआ होता है। वो आनन फानन में गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद करता है और उस डंपर को उठाता है और सीधा अपनी बुआ के सिर पर मार देता है। अब सिर पर इतना भारी डंपर लगती है, जाहिर सी बात है सिर उनका फट जाता है, खून ही खून। और फिर वो कई बार उसको और मारता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाती है बबीता जी। अब वो मारने के बाद उसके दिमाग में आता है कि अब क्या करूं, बाहर जो उनका बेटा है, उसकी बुआ का बेटा है, वो बैठा हुआ है और अब वो आएगा, क्योंकि वहाँ पर टीवी चल रहा था, पिक्चर चल रही थी, तो उसको उसकी उनकी चीख की आवाज़ गई नहीं, तो उसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब वो सोचता है कि अब मैं उसको भी मार दूँ। अब वो उसी डंबल को लेकर उस जो उनका बबीता जी का लड़का था उनके पास जाता है, क्योंकि टीवी देख रहा था, उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। वो सीधा डंबल उठाता है और जोर से उसके सर पे मार देता है। अब सर पर कोई भी चीज़ लगे तो फिर आदमी का दिमाग काम करना बंद और सर ही फट जाता है। और जब तक वो समझेगा क्या हुआ, जब तक दूसरा डंबल फिर उसके सर पे, जब तक तीसरा फिर उसके सर पे, ऑन द स्पॉट वो भी खत्म और माँ भी खत्म और बेटा भी खत्म। एक तरीके से अभिषेक की बुआ और बुआ का लड़का दोनों वहीं के वहीं खत्म। अब वो बैठता है, सोचता है कि अब क्या करूं। अब वो जो क्राइम की दुनिया की जो सोच है वो उसके अंदर आने लगती हैं। उसको लगता है कि अगर इसको, जो क्राइम सीन है, इसको लूट-पाट चोरी का रूप दिया जाए, तो पुलिस आस-पास के लोगों पर या लड़ाई झगड़े पर या कैश लेन-देन पर इस पर ध्यान नहीं देगी और सीधा चोरों की तरफ जाएगी और मैं बच जाऊँगा। तो उसने ये सोचकर सारे के सारे जो उसके कपड़े थे वे बाहर निकाले, जो उनकी जो तिजोरी वगैरह थी या अलमारी थे उनके ताले उन्होंने तोड़-ताड़ के सब, उसने क्राइम सीन ऐसा बना दिया कि कोई चोर आया था और चोर ने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे लूट-पाट की, और बबीता जी की और उनके लड़के की आँख खुल गई होगी या वो उन्होंने विरोध करा होगा और इस विरोध में उसने मार दिया। अब वो क्या करता है कि वहाँ से एक गमछा लेता है, गमछा मुँह पे लपेटता है, कपड़े चेंज नहीं करता, क्योंकि अगर वो चाहता तो जो 27 साल का उनका बबीता जी का लड़का था उसकी शर्ट चेंज कर सकता था वहाँ से। लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई क्लू तो छूटता ही है, कोई कितना ही बड़ा परफेक्ट क्रिमिनल क्यों ना हो। अब वो बड़ी बारीकी से इस बात का ध्यान लगाता है किधर-किधर कैमरे हैं और किधर कम कैमरे हैं और मैं कहाँ से निकल सकता हूँ। और तो उसी तरीके से, क्योंकि बुआ का घर था, रोज़ का उसका आना-जाना था, उसको पता था, घर का ही आदमी था, तो इस तरीके से वहाँ से निकलता है जो वो सीसीटीवी में भी ना आए। और वो बाहर जाकर रिक्शा पकड़ता है, रिक्शे से मेट्रो जाता है और मेट्रो से अपने घर आता है, और घर आकर अपना नहा-धोकर अपने इस तरीके से घर बैठ जाता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, और अपना वो तो नॉर्मली अपना अपने घर पर है। अचानक सरोज जी अपना काम करके अपने घर आते हैं, घर आकर वो देखते हैं कि वहाँ पर दोनों की पत्नी की और बेटे की हत्या हो चुकी है। शोर मचता है, पुलिस आती है, पड़ोसी आते हैं। अब अभिषेक के घर भी ये खबर पहुँचती है कि तुम्हारी बुआ के घर ऐसे-ऐसे हमला हो गया है और वहाँ पर 2 खत्म हो गए। वो भी अपने घरवालों के साथ भागा-भागा वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। वहाँ जाकर रोता है, चिल्लाता है, एकदम हैरान होता है, शॉक होता है कि ये क्या हो गया। और सारी चीज़ें फिर वो एफआईआर में साथ जाता है। अगले दिन जो फिर अंतिम संस्कार में साथ होता है। फिर बार-बार पुलिस स्टेशन जाता है कि आप क्रिमिनल को ढूँढो, उसे सख्त सज़ा दो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो मतलब एक बढ़िया एक्टिंग वो करता है और बिल्कुल भी पुलिस का उस पे ध्यान भी नहीं जाता कि मतलब ये भी हो सकता है। एक उसकी जो गलती थी, जो उसने पेटीएम करा था, शायद उसको ये दिमाग में ही नहीं होगा कि पुलिस ढूँढते-ढूँढते रिक्शे वालों के पास भी आ जाएगी। क्योंकि आदमी बाहर पता नहीं कितने रिक्शे वाले चल रहे हैं, कितने ऑटो वाले हैं। तो उसको वो हल्के में ले गया और उसने वो पेटीएम से कर दिया उनको, और उस पेटीएम की वजह से वो पकड़ा गया। सिर्फ़ एक 50,000 रुपए के लिए उसने 2 मर्डर कर दिए, डबल मर्डर हो गया, और ज़ाहिर-सी बात है सज़ा भी बहुत सख्त होगी। और अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता रहा नहीं है, क्योंकि जिसके पैसे हैं
वो मांगेगा ही, लेकिन मांगने का भी एक तरीका होता है, एक जलील करके मांगा जाता है और एक प्यार से मांगा जाता है। और उसको लगा कि मेरी बुआ है, अगर ले भी लिए तो क्या है, और उसने गुस्से में वो कत्ल कर दिया। ये थी आज की कहानी। हम और हमारी टीम यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार इसी तरह देते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत खुशी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक अपना का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।